तो आज से ठीक 2 साल पहले की बात है जब स्मैकडाउन के शो में रॉक ने अपना रिटर्न किया था और वो इन्वॉल्व हुए थे पैट मैकेफी और ऑस्टिन थ्योरी वाले सेगमेंट में। और ये चीज देख के मुझे इस बार में ज्यादा याद नहीं आ रहा कि अरे रॉक स्मैकडाउन में आया था, ऐसी उनकी अपीयरेंस हुई थी। इससे मुझे ये ज्यादा याद आ रहा है कि एक वो भी जमाना हुआ करता था जब ऐसे ऑस्टिन थ्योरी को इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स के अंदर डालते थे, लेकिन अब वो सही में बीते जमाने ही हो चुके हैं। अगर वैसे आप ऑस्टिन थ्योरी को सोशल मीडिया पे देखोगे ना, चाहे चाहे आप उनको ट्विटर पे देखो, इंस्टाग्राम पे देखो, वो थोड़ी ऐसे मोटिवेशनल और थोड़ी वैसी आपको इंस्पायर करने वाली या फिर माइंडसेट ठीक करने वाली बातें करते हैं। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू का कैरेक्टर, अब तो कैरेक्टर भी छोड़ो, अब तो नजर भी नहीं आते ना ऑस्टिन थियरी स्क्रीन पे। ग्रेसन वॉलर को तूने न्यू डे के साथ डाल दिया, ये कोई पनिशमेंट वगैरह चल रही है या फिर कुछ टाइम में रिलीज आ जाएगा ऑस्टिन थियरी का, पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन एक अकेली चीज जिसको मैं सपने में भी उठ के बोल सकता हूं कि सबसे बकवास क्या रहा ट्रिपल एच के एरा में, तो वो थी ऑस्टिन थियरी की बुकिंग। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 747 में। और मैंने आपको बोला था कि अंद्रादे के बारे में सिचुएशन काफी गड़बड़ सी लग रही है, अजीब सी लग रही है कि पता नहीं क्या हुआ है उनके साथ, उनको डब्ल्यूडब्ल्यू ने निकाल क्यों दिया। ऐसा नहीं था कि इनके बीच में कोई, मतलब ऐसा नहीं था कि उनको रिलीज करना था, लेकिन अंद्रादे ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था डब्ल्यूडब्ल्यू को। तो इसके बारे में क्लैरिटी ये पता चली है कि एक बार जो वेलनेस पॉलिसी है उसका उल्लंघन कर दिया था अंद्रादे ने। वेलनेस पॉलिसी क्या है? जिसके अंदर काफी सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि आपके बॉडी में नहीं जाने चाहिए। अब तो वैसे काफी ज्यादा इन्होंने इसको एक्सपैंड दिया और इसके अंदर काफी सारी चीजें आती है, लेकिन एक डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार होने के नाते कुछ चीजें हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए होती हैं, तो वैसा कुछ अंद्रादे ने कर दिया था। और उसके बाद इवन यहां पे तो ये भी पता चला कि एक बार शो के दौरान उनको बिल्डिंग से भी लेके जाया गया था। पता नहीं, इसके बारे में और डिटेल्स आएंगे तो अगेन आने वाली वीडियोस में उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये तो काफी वियर्ड और अजीब है कि मतलब ऐसा अगर किसी सुपरस्टार का बिहेवियर है, किस वजह से है, क्योंकि अंद्रादे की साइड भी हमको ज्यादा पता नहीं है, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ कॉमेंट नहीं कर सकते। बट अनफॉर्चुनेट है सुनना, क्योंकि अंद्रादे जिस तरीके से आए थे वापस, इस बार फैंस ने होप लगाई थी कि शायद कुछ हो सकता है। बट मैं तो बोलूंगा कि जब तक आप अच्छा सा कैरेक्टर नहीं पकड़ाओगे तब तक ज्यादा सिर्फ रेसलिंग करके बात नहीं बनती है। बहुत टाइम हो गया था कि ड्रू मैकिंटायर की तरफ से सोशल मीडिया पे कोई बैंगर नहीं आया था। अब ऐसा बैंगर आया है जिसपे कुछ टाइम में 50,000 लाइक्स भी हो जाएंगे, 40,000 से ऊपर जा चुका है। तो पता नहीं कहां पर हैं ड्रू मैकिंटायर, किसी गाड़ी में वो ड्राइव कर रहे हैं और बाहर जो है सारा ऑडियंस, सारे फैंस हैं। और जब लोग ड्रू मैकिंटायर को देखे कहते हैं ड्रू मैकिंटायर जा रहा है, तो उस टाइम पे उन्होंने कोडी रोड्स का जो थीम सॉन्ग है वो लगा दिया और उस पे जैम कर रहे हैं, उस पे वाइब कर रहे हैं ड्रू मैकिंटायर। लेकिन इसका कैप्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर लिखते हैं द रॉक वांट्स कोडीज सोल, आई वांट हिज एस। तो अगर बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड चलोगे तो ये तो कुछ अलग ही किस्म की जो है, क्या बोलेंगे उसे, डिमांड है ड्रू मैकिंटायर की। लेकिन इसको वैसे वाले सेंस में देखोगे तो मतलब समझ रहे हो ना कि क्या कहना चाह रहे ड्रू मैकिंटायर। बट शायद ड्रू मैकिंटायर को रियलाइज हुआ कि यार ये तो कुछ अलग सा साउंड किया, तो उसके बाद उन्होंने एक और उसी के रिप्लाई में ट्वीट किया, और भाई इस पे भी ऑलमोस्ट 30,000 लाइक्स हो चुके हैं। और सिर्फ एक कर्ट एंगल की पिक्चर है, ये इनफेमस कर्ट एंगल की पिक्चर है, जहां पे जब भी कोई बंदा कुछ गड़बड़ घोटाला बोल देता है तो उसके बाद वो ऐसे बिहेव करता है कि ओ एक गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये वाला जो कर्ट एंगल का हिसाब किताब रहा था वो फेमस ही इसीलिए हुआ था। तो ऐसा करके ड्रू मैकिंटायर ने जो है फिर इसका जवाब दिया। अब रेसल पलूजा में मैच है, और मैंने पता नहीं कोडी रोड्स के किस मैच के लिए बोला था कि ऐसा जरूरी है क्या कि बहुत प्रिडिक्टेबल ही रहे कोडी रोड्स करें। ऐसा भी तो हो सकता है कि बंदा बीच में ही चैंपियनशिप हार जाए। तो क्या ड्रू मैकिंटायर वो काम करेंगे रेसल पलूजा में? वैसे भी अगर आप देखोगे तो रेसल पलूजा को डब्ल्यूडब्ल्यू हाइप तो ऐसे कर रही है कि भाई ये बहुत बड़ा शो होगा, तो बहुत बड़े शो में एक टाइटल चेंज भी अगर डब्ल्यूडब्ल्यू दे देगी तो आई थिंक फिर वो और ज्यादा हेडलाइंस बनाने का काम करेगा। और वैसे भी ड्रू मैकिंटायर भाई साहब, तुम कितनी बार चैंपियनशिप मैचेस में आओगे या फिर कितनी बार चैंपियनशिप मैचेस पाने के क्लोज आओगे और उसके बाद फिर तुम वहां से मतलब वो चीज तुम्हें कभी मिलती नहीं है। तो पता नहीं, मैं तो भाई फेवर में हूँ ड्रू मैकिंटायर के कि वो चैंपियनशिप जीते। लेकिन अगर ऑड्स में आपको बताऊं तो वो क्लियर फेवरेट हैं कोडी रोड्स के लिए। बट आजकल जो ट्रिपल एच का हिसाब किताब है उसमें ऑड्स वगैरह ज्यादा चलते नहीं है, उनका दिमाग अगर लास्ट मोमेंट पे फिरता है तो फिर हमने शो में काफी सारे शॉकिंग मूवमेंट्स भी देखे हैं। अभी रिसेंटली एचबी के शॉन माइकल्स के बारे में पता चला कि उनकी जो है डबल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होने वाली है नेक्स्ट मंथ। और ये जिस टाइम पीरियड में चीज बाहर निकल के आई है ना, लोगों की बातें देखो अब इसके बारे में। जैसे होते नहीं हमारे यहाँ पड़ोस में, आस पड़ोस में आंटी कोई मुद्दा मिल जाए उसके बारे में बात करेंगे, तो वैसा ही चला यहाँ पे शॉन माइकल्स के लिए भी। अब क्योंकि रेसलमेनिया की अभी अनाउंसमेंट हुई है सऊदी वाली, तो अब एक्सपेक्टेड है थोड़ा बहुत, ये स्पेकुलेशन है कि शायद शॉन माइकल्स आ सकते हैं, क्योंकि शॉन माइकल्स अपने रिटायरमेंट से वापस आए थे सऊदी अरेबिया के शो के लिए। तो लोग यहाँ पे कह रहे हैं अच्छा भैया, लग रहा है शॉन माइकल्स ने अनाउंसमेंट होते ही अपनी जो तैयारियां हैं अभी से शुरू कर दी हैं रेसलमेनिया सऊदी वाली में कंपीट करने के लिए।
इतना तो ट्रुथ होगा नहीं इस बात में, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अब मतलब बंदे को अगर ज़रूरत होगी तो शायद मैं मान रहा हूँ कि हाँ, शायद फिर उन्होंने इसलिए किया होगा। बट फिर भी भाई जब पैसे की बात आ जाती है, मैं भी दोबारा से आंटी जैसे नहीं बात कर रहा, फिर अब दोनों ही मुद्दे, दोनों ही साइड मैं भी पकड़े रहा हूँ। बट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अभी मेन चीज़ ये है कि उनकी जो सर्जरी है वो अच्छे से हो जाए। अगर आगे रेसलिंग करने का मूड है तो वो अलग बात है, लेकिन HBK ये बात कई बार अपने पॉडकास्ट इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि मेरा अब रेसलिंग करने का कोई भी प्लान नहीं है, तो मेरे से पूछा मत करो। बट बोला तो उन्होंने सऊदी अरेबिया के पहले वाले शो से भी ऐसे था, लेकिन उसके बाद वो वापस आ गए थे। तो देखो, तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। बाकी कल की मंडे नाइट ड्रॉ के बारे में बता देता हूँ। कल 4:30 बजे होने वाली है इंडिया की टाइमिंग के हिसाब से मंडे नाइट ड्रॉ। तो अगर आप उन कुछ चुनिंदा लोगों में से हो जो कि लाइव उठ के देखते हो, तो फिर ये आपके लिए मैंने पहले से रिमाइंडर दे दिया। और कल के शो में सही में कुछ बड़ी अच्छी, खतरनाक और मस्त चीजें हो सकती हैं। एक तो जॉन सीना कल के शो के लिए एडवर्टाइज्ड हैं, और ऊपर से जो मिक्स टैग टीम मैच है, उस मिक्स टैग टीम मैच के जो चारों के चारों बंदे और बंदियां आमने सामने भी आने वाले हैं। तो भाई देख लो फिर क्या करेंगे। और अगर CM पंक एंड जॉन सीना सेम बिल्डिंग में है, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि WWE इनका एक छोटा सा सेगमेंट या फिर कन्फ्रंटेशन दिखा दे, मतलब मैच के लिए नहीं ऑब्वियसली, लेकिन एक मूवमेंट शेयर करने के लिए। क्योंकि कई बार जब सुपरस्टार्स बैक स्टेज होते हैं तो WWE थोड़ा ऐसे कोशिश करती है कि चलो यार इनको आमने सामने लेके आ जाते हैं, एक छोटा सा मूवमेंट ही बन जाएगा, थोड़े बहुत लाइक्स ही ज्यादा आ जाएंगे हमको ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे। चाहता तो फिन बैलर कोई भी फोटो पोस्ट कर सकता था डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ, लेकिन जरा बंदे की ग्रैंड मस्ती तो देखो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पे एक पूरी फैमिली वाली फोटो डाली है कि जो फैमिली तुमने चूज करी है। और यहाँ पे सबसे ही पहली जो पिक्चर है ये उनकी पुरानी वाली फोटो है, जब ये खड़े हुए हैं डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रे मिस्टीरियो के साथ। और ये वो टाइम है जब डोमिनिक मिस्टीरियो का हमने ये वाला एरा नहीं देखा था, जब डोमिनिक मिस्टीरियो का हमने हील टर्न नहीं देखा था, और जब डोमिनिक मिस्टीरियो अपने पिताजी का आज्ञाकारी शिष्य या फिर बच्चा या फिर पुत्र हुआ करता था। तो इस तरीके से जो है फिर डोमिनिक मिस्टीरियो के मजे तो लगातार देखो ले ही रहे हैं फिन बैलर। बाकी आगे की फोटोज में फिर उन्होंने पोस्ट की हुई है नॉर्मल चीजें, जहाँ पे हाँ वो चैंपियनशिप जीत गए वगैरह वो सब। लेकिन उस मूवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए भी उन्होंने जो पहली पिक्चर का चुनाव किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यूजुअली फैंस को ऐसा हो जाता है अंदर से, भाई कब करोगे कब ट्रिगर्स पुल करोगे कि ये जो फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच टेंशन चल रही है। लेकिन मैं पर्सनली इस मोमेंट पे चाहता हूँ कि उसको जो देखने का मजा आ रहा है ना इस समय, वो अलग ही आ रहा है। जैसे कैसे चुलबुली हंसी दिखाता है फिन बैलर जब भी डोमिनिक मिस्टीरियो प्रॉब्लम में होता है। अगर फिन बैलर प्रॉब्लम में होता है तो डोमिनिक मिस्टीरियो को मजा आता है। तो अभी तो स्टोरी लाइन चलने वाली है। और वैसे भी एक फैक्शन तो WWE पकड़ के रख लेती है, जो कि कुछ सालों तक छोटे छोटे मूवमेंट, छोटे छोटे प्रोग्राम, कभी कभी बड़े बड़े सिनेमा दे दे। तो अभी ऐसा लग रहा है वो हिसाब किताब जो है अच्छी तरीके से जजमेंट डे कर रही है। रोमन रेंज के बारे में भी चलो आपको कुछ बातें बता देते हैं। स्ट्रीट फाइटर मूवी की फिल्मिंग के लिए रोमन रेंज पहुंच चुके हैं। और पहले फोटो दिखाने से पहले ये बताता हूं पहले कैसे रहा ना हिसाब किताब। पहले कोडी रोड्स चले गए तो भाई उस टाइम पे रोमन रेंज थे, अब रोमन रेंज चला गया तो अब कोडी रोड्स वापस आ गया है। तो ये पिक्चर है जहां पे बताया जा रहा है कि जो डायरेक्टर है स्ट्रीट फाइटर का ऑस्ट्रेलिया में, उनके साथ ये कैप्चर किया है उनको रोमन रेंज को। तो शूटिंग वगैरह इनकी चल रही है। WWE फैंस के लिए भी अलग ही हो गया स्ट्रीट फाइटर मूवी में हिसाब किताब, क्योंकि WWE के 2 सुपरस्टार्स वहां पर हैं। तो अगर सही में अगर इनकी स्ट्रीट फाइटर वाली मूवी की स्टोरी में भी कहीं अगर ये आमने सामने आ गए तो वो देखने में मस्त होगा। एक स्टोरी मैंने मिस कर दी थी और वो कोडी रोड्स ने डाली थी या फिर विद्यु जामवाल ने डाली थी, कि ऐसा बता रहे थे कि उनको नया दोस्त, हाँ कोडी रोड्स ने डाली थी विद्यु जामवाल को टैग करते हुए कि उनको उनका नया दोस्त मिल गया है। तो ये तो अलग ही बोल सकते हो, कुछ अलग ही यूनिवर्स में चल रहा है कि विद्युत जामवाल और कोडी रोड्स अब आपस में क्लोज फ्रेंड हो चुके हैं और हो भी जाते हैं। मतलब कई बार जो यारी दोस्ती है उनकी शुरुआत ही ऐसे होती है, जो कि एक फिल्म का या फिर किसी एक मूवी का या फिर किसी एक वेब सीरीज का स्टेज होता है। जे उसो के बारे में रिसेंटली जैसे हम देख रहे थे कि शायद उनका जो कैरेक्टर है वो चेंज हो सकता है, वो कैरेक्टर चेंज होगा, या कह सकते हो वो कैरेक्टर ऑलरेडी चेंज हो चुका है। लेकिन क्या जे उसो का हील टर्न हो रहा है, इसके बारे में भाई डर्ट शीट्स फिलहाल ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि WWE का अभी इस पॉइंट पर जे उसो को बेबी फेस ही रखने का प्लान है, उनका कोई हील टर्न नहीं होगा। तो अब ये यहां से बड़ा मस्त है कि काम तो शायद जे उसो के ऐसे रहेंगे जो कि लगेंगे हील वाले, लेकिन स्टिल जो उनकी प्रेजेंटेशन है वो एक बेबी फेस सुपरस्टार की ही होगी। एंड फिर शायद इवेंचुअली जाके वो जे उसो का जो हील टर्न है वो हमें दिख सकता है। और एक वीडियो में इसको मैंने डिटेल में अच्छे से डिस्कस किया भी था कि कैसे ये रोमन रेंज वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जे उसो के अंदर नजर आ रहे हैं। तो फिर जे उसो और रोमन रेंज की कहानी आगे जाके बन सकती है उस हिसाब से। तो अभी तो फिलहाल WWE जे उसो को जो है WWE जे उसो को एक बेबी फेस ही रखने वाली है, जो कि आई थिंक अभी उनके मर्चेंडाइज के हिसाब से सही भी है। इन्होंने जॉन सीना के कपड़े नहीं बदलवाए हील टर्न होने के बाद कि भैया
टी शर्ट्स हमें ज़्यादा बेचने को मिल जाएंगी, तो फिर जे उसो का तो पूरा हिसाब किताबी कैरेक्टर कैसे चलता है कि लोग उसे पसंद करते हैं और उसकी टी शर्ट्स, उसकी मर्चेंडाइज बहुत खरीदते हैं। तो शायद उस चीज़ से WWE अभी फिलहाल बचना ही चाह रही है कि भाई यहाँ से तो पहले पूरे पैसे कमा लें, उसके बाद आगे जाके देखेंगे क्या करना है हमको जे उसो के साथ। 2016 का सर्वाइवर सीरीज का वो मैच तो कभी भी कोई भी नहीं भूल सकता, और मुझे याद है मैंने बिल्कुल इसे लाइव देखा था ठंड में, बिल्कुल अपने भाई के साथ है सुबह सुबह, क्योंकि आई थिंक स्कूल जाने से पहले था या पता नहीं, स्कूल तो शायद नहीं जा रहा था मैं उस दिन, तो इसीलिए नहीं जा रहा था, छुट्टी थी वो नहीं पता। तो मस्त अपने भाई के साथ घुस के देख रहा था मैं, पूरा ऐसे कंबल वंबल में ओढ़ के जैसे सो जाते हैं ना। तो फिर ये मैच, ये तो मैंने अपनी मेमोरी के, शायद मैंने पहले ही बताया। तो क्या हुआ था इस मैच में, गोल्डबर्ग ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया था कुछ ही सेकंड्स के अंदर ब्रॉक लेसनर को। तो इसके पीछे की कहानी पॉल हेमन ने बताई। उन्होंने कहा कि हमको एक ऐसा बंदा चाहिए था जो कि कुछ ही सेकंड्स में, जो WWE की भाषा में जिसको कहते हैं स्क्वॉश मैच, वैसे करके ब्रॉक लेसनर को धो दे। तो एजे स्टाइल्स वो बंदा था, लेकिन एजे स्टाइल्स कैसे, क्योंकि एजे स्टाइल्स एक अच्छा मैच जरूर दे सकता है लेकिन उतना बिलीवेबल नहीं लगेगा। लेकिन जब गोल्डबर्ग की बात आती है तो हमको लगा ये शॉक वैल्यू देने के लिए सबसे बेस्ट चीज होगी, और उसके बाद सारी जो चीजें वो भी ऐसी अलाइन हुई। गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर का मैच हुआ, और वो क्या मस्त है ना, जब गोल्डबर्ग ने धक्का दिया था ब्रॉक लेसनर को और ब्रॉक लेसनर एकदम से दोबारा रिंग में खड़े होते हैं और उसके बाद स्पीयर मारा, जैक हैमर मारा, एकदम ही मैच खत्म हो गया। और ये आज वाला ब्रॉक लेसनर नहीं है, आज वाला ब्रॉक लेसनर तो अभी कैसा है वो भी पता चलेगा आगे जाके, लेकिन ये वो वाले टाइम का ब्रॉक लेसनर है जिसके पास वो वाला ऑरा, वो वाला टोरा सब कुछ था कि ये अंडरटेकर की स्ट्रीक को तोड़ के आया है। तो वो तो कुछ अलग ही लेवल का था ब्रॉक लेसनर, जिसने उस टाइम पे रियल टाइम में ब्रॉक लेसनर को देखा है उसको ही पता है कि एक खतरनाक बंदा WWE में दिखता कैसे है और उसके मैचेस होते कैसे हैं। फिर उसके बाद जाके गोल्डबर्ग का ब्रॉक लेसनर को हराना वो एक बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज थी। जब से WWE की रेसलमेनिया की अनाउंसमेंट हुई है, रेसलमेनिया को सऊदी अरब में लेके जाने के लिए एक नाम और ज्यादा उभर के आ रहा है कि क्या वो बंदा रिटर्न कर सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा रिटर्न है जिसको फैंस पिछले कुछ सालों से देखना चाहते हैं, और ये नाम है शील्ड के मेंबर डीन एम्ब्रोज AKA जॉन मॉक्सली का। क्योंकि अब बात आ गई है सारी ऐसे कि जितने भी, जैसे उस वीडियो में आपको बताया भी था कि जितने बड़े पॉसिबल नेम्स हो सकते हैं सऊदी अरेबिया वाले लेके आना चाहेंगे, क्योंकि वो इसको स्टार स्टडेड बनाना चाहते हैं। और एक जो रिटर्न पेंडिंग है, जिस हिसाब से हमने पिछले कुछ सालों में WWE में रिटर्न होते हुए देख लिए हैं, मैं तो आपको शुरुआत से ही कह रहा हूं कि मेरे को पूरा भरोसा है इस बात का कि आज नहीं तो कल अपना रेसलिंग करियर खत्म करने से पहले डीन एम्ब्रोज WWE में आएंगे ही आएंगे। तो क्या वो जगह होगी रेसलमेनिया 43 सऊदी अरेबिया की? तो इससे पहले मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स के ऊपर लेके चलता हूं। तो 2022 में डीन एम्ब्रोज ने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिन्यू किया था ऑल एलीट रेसलिंग के साथ। तो 2027 ही वो साल होगा जब जॉन मॉक्सली का कॉन्ट्रैक्ट AEW के साथ खत्म होगा, और उसमें भी काफी सारे क्लॉजेस हो सकते हैं। तो जितनी मैंने चीजें देखी भाई, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि साल के एंड में उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, कुछ रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि रेसलमेनिया 43 तक अवेलेबल हो सकते हैं डीन एम्ब्रोज, और अगर वो अवेलेबल होते हैं, WWE उनको साइन कर लेती है, तो यस देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि डीन एम्ब्रोज रेसलमेनिया में आ जाएं सऊदी अरेबिया वाली रेसलमेनिया 43 में। बट इस पॉइंट पे भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स के बारे में नहीं पता चलता कि क्या वो उस वाली रेसलमेनिया के लिए अपने आप को अवेलेबल करवा पाएंगे या नहीं। लेकिन सऊदी अरेबिया के लोगों को सही तरीके से बातें पता है, तो ये कुछ भी अपना जो ताम झाम है उसको बैठा सकते हैं। फिलहाल तो देखो बहुत दूर की बात है, बट यस लोग अब स्पेकुलेट कर रहे हैं और मान रहे हैं कि हाँ, अगर किसी शो में डीन एम्ब्रोज का रिटर्न हो सकता है तो वो होगी रेसलमेनिया 43 सऊदी अरेबिया वाली। बाकी एक डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है डीन एम्ब्रोज के रिटर्न को लेकर, डॉक्यूमेंट्री वाले सेक्शन में जाके आप लोग देख सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, मेंबरशिप वाले कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।